हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है फंडामेंटल राइट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जितने भी हमारे वन डे एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन में, और हमारा यूपीएससी और जितने भी स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, इसमें फंडामेंटल राइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपना सबसे पहले आते हैं हम फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जिसका जो इस्तेमाल है वो मतलब पूरा पार्ट थर्ड में है। पार्ट थर्ड में पूरा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जो हमारा कवर करता है आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स है जो ह्यूमन राइट्स की गारंटी लेता है, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स को संभाल के रखता है। यानी कि अगर हम सोचें कि हमारा भारत देश, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है वो भारत के नागरिकों की है, और भारत के नागरिकों की जब हमारी इम्पोर्टेंट भूमिका है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनके अधिकार, जिसके थ्रू हमारी कंट्री बहुत ही अच्छे से स्मूथ चलती है। तो ह्यूमन राइट का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक भारत के नागरिक के लिए। तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले हमारा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल फ्रीडम, एंड राइट टू लीगल रेमेडीज, ठीक है। ये हमारे 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ओरिजिनली है ये जो फंडामेंटल राइट्स, अगर देखा जाए तो पहले ये 7 राइट्स हुआ करते थे, ठीक है। पहले क्या थे, ये 7 राइट्स थे, लेकिन जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी इंक्लूडेड था। लेकिन आज के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 रह गए हैं, यानी कि जो 7th वाला था इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। और अब ये जब हमारा 1978 का जब अमेंडमेंट था, मतलब 44th अमेंडमेंट था, मतलब हमारा 1978 ईयर में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ, तब उसमें से ये जो हमारा एक्ट है ये रिमूव कर दिया गया था। जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये रिमूव कर दिया गया था, और इसको हम किस कैटेगरी में ले आए थे, हम इसको लीगल राइट की कैटेगरी में आए थे, अंडर आर्टिकल 300A, अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12, ठीक है, पार्ट 12 की कैटेगरी में ले आए थे। अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये हर ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हम सबके साथ समान तरीके से व्यवहार करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा समान तरीके से व्यवहार करता है, मतलब इसमें किसी का रंग देख के, यानी कि किसी की रेस, रिलीजन, जेंडर को देखते हुए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि इसके लिए अधिकार ज़्यादा है, इसके लिए अधिकार कम है, या ये मेल जेंडर है तो ज़्यादा अधिकार है, फीमेल है तो कम है, या ये इस धर्म का है तो ज़्यादा अधिकार है, उस धर्म का है तो कम अधिकार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी जेंडर हैं, और जो भी हमारा रंग, रूप, स्टेटस जो भी है, मतलब हर व्यक्ति के लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो समान तरीके से एप्लीकेबल हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स को जो लीगली एनफोर्स करते हैं, ठीक है, ये ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट में किसी के साथ में भी कोई दिक्कत आती है, इन अधिकारों के साथ में, एक व्यक्ति के साथ में या नागरिक के साथ में, तो ये अपना कानून कोर्ट के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको लीगली एनफोर्स किया जाता है। एंड ये हमारी जो भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर हमें अपनी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है तो इनका जो प्रयोग है किया जाता है। फाइन, इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है इनको स्टैब्लिश करने के लिए। एंड द मेन पर्पस बिहाइंड प्रोवाइडिंग दीज फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ लाइक जो गवर्नमेंट का जितना भी, अगर कोई भी किसी भी तरीके से लॉस है, या फिर उनके क्या कह सकते हैं इसको, कि जितने भी हमारे सेफ गार्ड द लिबर्टी एंड द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कि किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम के साथ में अगर कोई खेल हो रहा है, या उसको फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, या उसके साथ किसी भी तरीके का लॉस है, तब हम ये फंडामेंटल राइट्स को अपना इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट जो हमारे आर्टिकल 12 से 15 तक हैं, यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है, ये इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिली थी, कहाँ से लिया गया था? ये यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ
राइट्स, ठीक है, यानी कि यूएस से हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है वो लिया गया है। ओके, अब नाउ दीज राइट्स प्ले अ वेरी क्रूशियल पार्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका ह्यूमन के डेवलपमेंट में। और हम फंडामेंटल जब एक राइट जो हैं वो एक पर्सन के पास होते हैं या भारत के नागरिक के पास होते हैं, तो वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से होल्ड कर सकता है, अपनी लाइफ फुल ऑफ डिग्निटी और एक रिस्पेक्ट के साथ जी रखता है। ओके, अब नाउ फंडामेंटल राइट्स का जो डिटेल्ड है वो पूरा पूरा डिटेल है, पार्ट 3 में दे रखी है। इसको हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको हमने मैग्ना कार्टा भी बोल रखा है। एंड दे आर टर्म्ड एज फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर टर्म्ड फंडामेंटल बिकॉज दे कैन नॉट बी लीगली एंड force. This means that individual can see record in the courts if these rights are ever violated the key category of the fundamental rights in, ठीक है। तो क्या है कि जब कभी भी अगर ह्यूमन के राइट्स के साथ उनका हनन हो रहा है तो हम इसकी कानून की भी मदद ली जा सकती है। और ये एक रिकॉर्ड भी है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में कि देखिए ये अधिकार है और ये अधिकार हमारे किस किस कैटेगरी में आ रहे हैं, कि हमारे 12 से जो 35 तक आर्टिकल है वो किन किन कैटेगरी में कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है और उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ के ये देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो है राइट टू इक्वालिटी, जो मैंने आपको पहले बताया था ऊपर स्लाइड्स में, तो जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 से 18, ठीक है, 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम है वो 19 से 22 तक। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो 22 से 35 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, वो है हमारा 29 और 30 में। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये है आर्टिकल 32 में ये किया गया है। ओके, अब देखते हैं किस किस कैटेगरी में क्या क्या हमारे आते हैं फंडामेंटल राइट। अब हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 में लाइक इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि हमें कानून के सामने समान रूप से हैं, ठीक है ना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, की हमें किसी भी चीज़ को लेके डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए। ओके, नाउ इसके बाद हम आते हैं लाइक प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ना। आर्टिकल 16 जो हमारा बताता है ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, की जो भी हमारे समाज में एम्प्लॉयमेंट है, किसी भी तरीके का काम है, हमें कुछ भी सर्विस या बिजनेस करना है तो उसमें भी समान रूप से अधिकार है। आर्टिकल 17 बताता है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, की हमें समाज से जो है अनटचेबिलिटी दूर करनी है। आर्टिकल 18 बताता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, की जो बड़े बड़े किसी को उपाधि कोई टाइटल दे रखे हैं तो उसका भी हमें अबॉलिशन करना है। ओके, अब आर्टिकल 19 में देखिए कितना कुछ बता रखा है। आर्टिकल 19 है जो प्रोटेक्ट करता है 6 राइट्स को। एक है राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम जो भी चाहें कहीं पे भी चाहें बोल सकते हैं। मतलब कहीं पे भी चाहें बोलने का मतलब ये नहीं कि हम किसी के भी बारे में नेगेटिव बोले, उल्टा सीधा बोले, नॉनसेंस कमेंट्स करें, ठीक है, या अब्यूजिव समथिंग, मतलब जो भी हम पॉजिटिव बोलना चाहें, अपनी बात रखना चाहें वो हम इस आर्टिकल में दे सकते हैं। नाउ राइट टू पीसफुल असेंबली, कि हम कहीं पे भी चाहें अपना गैदरिंग कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं विदाउट एनी फोर्स, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, नॉर्मल लेवल पे। ओके, नाउ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हम जितने भी एसोसिएशंस बनाना चाहें, यूनियन बनाना चाहें, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहें वो भी हम बना सकते हैं। नाउ द फ्रीडम टू रोम अराउंड, हम कहीं पे भी जाएं विदाउट कोई रिस्ट्रिक्शन, हम अपनी भारत देश की भूमि पे या संसार में कहीं पे भी घूमना चाहें, आना जाना चाहें, बसना चाहें, हम रह सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नाउ द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम कोई भी प्रोफेशन चाहें, हमें कोई भी व्यवसाय है, कोई भी ऑक्यूपेशन है, कोई भी बिजनेस करना चाहें और किसी भी लोकेशन पे जाके इंडिया की किसी भी टेरिटरी में हम वो कर सकते हैं, उसमें हमें कोई भी रोक टोक, कोई भी भेदभाव नहीं है। आर्टिकल हमारा 20 बताता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कि अगर हमसे कोई भी गलती हो या कोई भी अपराध हो गया है तो हम उस अपने आप को किस तरीके से उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम कानून की सलाह ले सकते हैं, किस तरीके से हम कोर्ट की मदद ले सकते हैं।
ना प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि हम अपनी लाइफ को कैसे करके प्रोटेक्ट करना है, अपनी पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे जो लिबर्टी होती है, स्वतंत्रता होती है, उसको कैसे कायम रखना है। ठीक है, अब आर्टिकल 20 है, राइट टू इक्वालिटी बताया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, ये वनडे एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है कि आर्टिकल 20 किस चीज़ के बारे में है। सो आर्टिकल देखिए 20 तो ये है, बट 21 ये दे रखा है जिसमें राइट टू इक्वालिटी के बारे में है। नाउ आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेन अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि अगर हम कभी भी अरेस्ट कर लिया जाता है कि किसी भी कारागार में बंद कर दिया जाता है, तो हम आर्टिकल 22 हमारे पास, हमें इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आर्टिकल अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, की कभी भी हमारे ऊपर कोई एक्सप्लॉइटेशन है तो हमारे पास ये आर्टिकल्स के बारे में हमारे पास ये राइट है। ओके, आर्टिकल 23 बताता है प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड, यानी कि ह्यूमन तस्करी है, मानव तस्करी जो है, और जो फोर्स लेबर है, वो आर्टिकल 23 के बारे में। अब नाउ आर्टिकल 24 हमें बताता है चाइल्ड लेबर के बारे में, कि हमें चाइल्ड लेबर यानी कि 14 साल से कम के बच्चों के लिए ओके किसी फैक्ट्री में वर्क करना या छोटे मोटे लेवल पे वर्क करना, ये कुछ भी अलाउ नहीं है। ओके, अब हम अपना आते हैं आर्टिकल, हाँ अब हम अपना आते हैं आर्टिकल अब नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में है आर्टिकल 25 बताता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। ठीक है, आर्टिकल 26 बताता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, एंड आर्टिकल 27 बताता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिलीजन, एंड आर्टिकल 28 बताता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आती है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, कि किस तरीके से हमें अपने धर्म को, अपनी भावनाओं को, उन चीज़ों की सबकी प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से हम अपने धार्मिक रिचुअल्स हैं वो कंडक्ट करने हैं, उसमें भी हम फ्री हैं। अब हमें कैसे भी अपने धर्म को प्रमोट करना है विदाउट अप्लाइंग एनी टैक्सेशन और समथिंग। ठीक है, एंड किस तरीके से हमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने हैं, ये पूरा हमारा जो आर्टिकल ये जो पूरा आ रहा है वो हमारा धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और उसके बाद में ये आर्टिकल जो है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल जो 29 है, ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी कि हिंदू धर्म छोड़ के जो भी हमारे धर्म है, जैसे मुस्लिम है, ईसाई है, मतलब क्रिश्चियन रिलीजन है, बुद्धिस्ट है, मिशनरीज़ हैं, जैनिज़्म है, तो इनके अधिकारों को हमें कैसे करके प्रोटेक्ट करना है वो उसमें बताया गया है ना। राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 बताता है कि जो माइनॉरिटी के जो भी अधिकार हैं, यानी कि अधिकार से अगर देखा जाए तो जितने भी इनके पास पढ़ाई से संबंधित इनकी एजुकेशन यानी कि शिक्षा से लेके जो अधिकार है, कैसे ये इनको कहीं पे अपना स्कूल कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना है, तो उस चीज़ से संबंधित ये चीज़ ठीक है आर्टिकल 30 में बताया गया है। ओके, अब हम आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हमारा 32 बताता है लाइक जिसमें हमारी 5 रिट्स हैं। ठीक है, कि कभी भी हमारे साथ में कोई भी लाइक कानून के अगर हम झमेले में कभी फंस जाते हैं या कभी भी हमारे लीगल राइट का हनन हो रहा होता है या फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा होता है, तो हमारा ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ है। ठीक है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमें हर एक चीज़ की रेमेडी देता है। अब सबसे पहले इसमें हमारी 5 रिट्स आती हैं। कितनी रिट्स आती हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट ना। सबसे पहले है हमारा हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस ये सबसे पहली रिट है जिसको हम यूज़ करते हैं, यूज टू ऑर्डर द रिलीज ऑफ समवंस रॉन्गफुली इम्प्रिजन, कि कभी भी अगर किसी पर्सन को रॉन्गफुली इम्प्रिजन कर लिया जाए, बंदी बना लिया जाए, तो हम हैबिस कॉर्पस रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंडेमस में क्या होता है? मैंडेमस है टू ऑर्डर अ पब्लिक अथॉरिटी टू कैरी आउट इट्स ड्यूटीज़, कि जितनी भी हमारी पब्लिक अथॉरिटी हैं उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में ये बताता है कि किस तरीके से हम उनको ऑर्डर दे सकते हैं। को वारंटो में क्या है? टू ऑर्डर समवंस टू लीव अ पोजीशन दे आर इनकरेक्टली सपोज टू बी इन, कि को वारंटो अगर हम रिट दायर करते हैं तो अगर कोई पर्सन किसी रॉन्गफुल टास्क पोजीशन या काम में लगा हुआ है तो हम को वारंटो का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब नाउ प्रोहिबिशन क्या है? प्रिवेंटिंग ए लोअर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग विद अ मैटर।
कि प्रोहिबिशन का मतलब है कि अगर लोअर कोर्ट में ये जो रिट अगर हम दायर करते हैं तो इसको लाइक प्रिवेंटिंग ए लोअर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यू विद द मैटर, कि कोई भी अगर लोअर कोर्ट में मैटर है तो उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। सर्टियोरी का मतलब क्या है? द हायर कोर्ट्स एबिलिटी टू टेक एन ऑनगोइंग केस फ्रॉम ए लोअर कोर्ट टू पुट इट बिफोर इटसेल्फ, कि एबिलिटी टू टेक एन ऑनगोइंग केस फ्रॉम ए लोअर कोर्ट एंड पुट इट बिफोर इटसेल्फ, कि हाई कोर्ट की ये एबिलिटी है कि कोई भी केस को है, ठीक है, वो अपने तौर पे अपने हिसाब से काम कर सकता है, ठीक है। अब नाउ आर्टिकल हमारा 33 देखिए क्या बताता है, ओके। आर्टिकल हमारा 33 बताता है that provides the parliament with the authority to limit or establish the fundamental rights of members of the armed force parliamentary force for his forces, intelligence agencies and analogous forces, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 33 में बताया गया है, ओके। कि फंडामेंटल जो राइट हैं इसमें जितनी भी हमारी जो आर्म फोर्स जो भी की जो पावर्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ठीक है, उनकी अथॉरिटी को लिमिट करना है, ठीक है। प्रोवाइड द पार्लियामेंट विद द अथॉरिटी टू लिमिट एंड एबॉलिश द फंडामेंटल राइट्स, कि मतलब जितनी भी हमारी आर्म फोर्स है, जो इंटेलिजेंस है, इसमें किसी भी तरीके से कोई रोक टोक नहीं इंटेलिजेंसी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, ओके। अब हमारा आर्टिकल 34 आता है, ये हमारा प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स, कि फंडामेंटल राइट्स हमारे तब एप्लीकेबल नहीं होते जब हमारा कोई मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल एप्लीकेबल है, ठीक है। और मार्शल लॉ और मिलिट्री रूल कब एप्लीकेबल होता है? जब हमारे देश में कोई भी संकट या कोई बहुत मुसीबत बहुत बड़े लेवल की आई होती है, तब हम मार्शल लॉ या ये जो है मिलिट्री रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ना आर्टिकल 35 लास्ट वाला है, एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें क्या है कि हमारा पार्लियामेंट है वो कानून बनाता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है, कि इसको किस तरीके से और एम्पावर करना है, ओके, किस तरीके से और एम्पावर करना है। अब हम अपना लास्ट में आते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के एस्पेक्ट क्या हैं, कहाँ कहाँ हम इनको कैसे करके। अब सबसे पहले क्या है, ये हमारा लीगल राइट है जो हमारे इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, एक इंडिविजुअल के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है हमारा ये है एनफोर्सेबल थ्रू दी कोर्ट्स और लॉ, और फंडामेंटल राइट्स को है जो हम कोर्ट के द्वारा जो है एनफोर्स करते हैं। और जो हमारा थर्ड वाला है फोकस ऑन सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल वेलबींग, कि एक इंडिविजुअल के अधिकार को, ठीक है, वेलफेयर के लिए ये चीज़ फोकस की जाती है, ओके। इनहेरेंटली राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, कि जो भी हमें जन्म से अधिकार मिल रहे हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इसमें हमारा बताता है राइट टू इक्वालिटी, की संविधान के सामने और लॉ के सामने हम सभी इक्वल हैं हर लेवल पे। हमारे लिए बोलने के लिए फ्रीडम, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, कि हम जो भी चाहें जैसा भी चाहें समाज में बोल सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव, ओके, अपनी बात रख सकते हैं। धर्म को लेके भी, कि हम माना हिंदू हैं और हम मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस करना चाहें, हम क्रिश्चियन को प्रैक्टिस करना चाहें, हम जैन को प्रैक्टिस करना चाहें, तो हम जिसको भी प्रैक्टिस करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द क्लास आई वुड लाइक टू टेल दैट कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसका एक सिटीजन्स के लिए सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है, एक हमारी डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए भी, और एक इंडिविजुअल की जो राइट्स हैं उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए भी, ठीक है, उसको वैल्यू को होल्ड करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो ये हमारा सारी चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ओके।